नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू और आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश जाति गिनने का अध्याय होगा सामाजिक न्याय में। दरअसल केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश में अब जातिगत जनगणना होगी और ये होने वाली जनगणना के साथ ही होगी। ये घोषणा कर केंद्र की एनडीए सरकार ने विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा चुनावी मुद्दा छीन लिया है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस 2024 के चुनाव के दौरान से ही जातिगत जनगणना को केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही थी। बता दें कि जातिगत जनगणना न केवल डेटा का संग्रह है, बल्कि ये राजनीतिक रणनीतियों, मतदाता गठजोड़ और नीतिगत प्राथमिकताओं की रणनीति बनाने के लिए एक शक्तिशाली औजार भी है। यह विषय लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए एक हथियार रहा है, जिसका उपयोग सामाजिक समूहों को लामबंद करने और सत्ता हासिल करने के लिए किया जाता रहा है। औपनिवेशिक काल में शुरू हुई जातिगत जनगणना स्वतंत्रता के बाद 1951 से बंद कर दी गई, क्योंकि इसे जातिगत विभाजन को कम करने और राष्ट्र एकता को बढ़ावा देने का साधन माना गया। हालांकि 1980 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू होने के बाद जातिगत जनगणना की मांग ने जोर पकड़ा। यह मांग राजनीतिक दलों के लिए एक अवसर बन गई, खासकर उन दलों के लिए जो क्षेत्रीय और जाति आधारित समूहों पर निर्भर थे। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण के प्रयास के बावजूद पूर्ण जातिगत जनगणना के न होने से राजनीतिक बहस को और तेज किया। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले दल, विशेष रूप से ओबीसी और दलित समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले, इसे सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने और आरक्षण नीतियों को और प्रभावी बनाने का आधार मानते हैं। वहीं विरोधी दल इसे सामाजिक विभाजन को बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जातिगत जनगणना से कुछ जाति समूहों की संख्या और प्रभाव का खुलासा हो सकता है, जिससे सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। जानकारों का यही मानना है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करके एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिससे आने वाले समय में सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या जाति गिनने के इस अध्याय से सामाजिक न्याय होगा। तो जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई है, उसके बाद किस तरह से राज्यों में हलचल है इसको लेकर, किस तरह से वहां के लोग सोचते हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण वहां पर बदल सकते हैं या फिर किस तरह से आने वाले चुनाव में इसका असर हो सकता है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता जगह जगह से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, रायपुर से हमारे साथ इम्तियाज अंसारी जुड़े हुए हैं, भोपाल से रवि साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रांची से रूपम जी जुड़े हुई है। सबसे पहले रायपुर जाना चाहूंगा, इम्तियाज अंसारी आपके पास। इम्तियाज, देखिए, जिस तरह से पहले हमने देखा है जातिगत जनगणना को लेकर लगातार कांग्रेस से बीजेपी सरकार को घेर रही थी और वो ये दावा करती थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी, चाहे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत आधारित जनगणना कराएंगे। लेकिन अब यहां पर बीजेपी ने, मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इसे मंजूरी दे दी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास से अब जो एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो भी खत्म हो गया है। लेकिन इसका असर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, किस तरह से राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हलचल है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जाति जनगणना की बात जब होती थी तो ये कहा जाता था कि ये तो विपक्ष यानी कांग्रेस का एक नीति है या फिर यूँ कहें कि एक एजेंडा है या मुद्दा है। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने इस पे मंजूरी दे दी है तो उसके बाद निकलकर ये भी सामने आ रहा है कि आखिर इतना आनन फानन में जो सत्ता पक्ष लगातार इसके विरोधी रही है, वो कैसे अचानक जो है इसके लिए मंजूरी भर दी। ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं, सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि
क्या जो बिहार में चुनाव होने वाला है उसको लेकर तो ये आनन फानन में निर्णय नहीं लिया गया। दूसरी बात ये है कि 74 साल बाद जो है जातिगत जनगणना की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर केंद्र ने मुहर लगाया है। ये समझने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अभी तक 2011 के जनगणना हुआ, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुआ, उसमें भी ओबीसी वर्ग को छोड़ दिया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि अलग अलग वर्ग के लिए ये जनगणना होगी, इसमें एक डेटा तैयार होगा। और सियासत में ये चीज़ भी कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में ये भी बातें निकलकर सामने आ रही कि क्या ये डेटा इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि एक जो मुद्दा हो या फिर जो प्रतिनिधि तैयार किए जाते हैं या फिर खड़े किए जाते हैं उसको लेकर भी ये डेटा तैयार होगा। क्योंकि जहां ओबीसी बाहुल क्षेत्र है, जहां एससी एसटी बाहुल क्षेत्र है या फिर अन्य जो कहीं ना कहीं अलग अलग जाति जनगणना में आते हैं, उनका अगर बाहुल क्षेत्र है तो उसके हिसाब से भी टिकट तय किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस पर सियासत इसलिए भी तेज हो गई है कि क्या विपक्ष से जो मुद्दा विपक्ष के पास था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसका फायदे सभी को मिलेगा, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक फायदा हो या फिर अन्य नौकरियों में भी फायदा देने की बात कही जा रही थी। तो अब क्या है, केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। अब इसके बाद केंद्र सरकार किस तरीके से क्या जो विपक्ष के पास एक मुद्दा था उसको छीनने का काम किया है ताकि जो आने वाले चुनाव है उसमें विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर ना हो। इससे कहीं ना कहीं जातिगत बढ़ावा भी है और ये अभी एक मांग ये भी किया जा रहा है कि अब जो है पहले सरकारी नौकरियों में या फिर अन्य क्षेत्रों में जो आरक्षण दिए जा रहे थे, अब क्या है प्राइवेट कॉलेजों में और अलग अलग क्षेत्रों में भी ये मांग किए जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष लगातार ये कहती थी कि कांग्रेस जो है जातिगत जो राजनीति है वो करती है, उसके बाद अब जो सत्ता पक्ष जो कर रही है क्या वाकई में ये सही है, ये भी सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, वाकई देखना होगा इसका कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ असर होगा। हमारे साथ भोपाल से भी जुड़े हमारे संवाददाता रवि साव। रवि, देखिए अगर हम जिस तरह से मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर लगातार वहां पर गुत्थम गुत्ता चली रही है, लेकिन अब जिस तरह से ये जातिगत आधारित जनगणना को मंजूरी मिल गई है, इसको लेकर भोपाल में क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में हलचल है, तो वहीं लोगों की क्या कुछ राय सामने आ रही है? देखिए, राजनीतिक गलियारों में तेजी से हलचल मच गई है क्योंकि मोदी सरकार ने कल जो है सरप्राइज दिया, जातिगत जनगणना कराने का जो है कैबिनेट में फैसला लिया गया और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में जो है हलचल मच गई कि आखिर मोदी सरकार ने ये फैसला कैसे ले लिया। क्योंकि कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की बात करती रही है, लगातार जो है सरकार पर दबाव बनाती रही है। राहुल गांधी ने संसद में सीना ठोक कर कहा था कि जातिगत जनगणना तो आपको करवानी ही पड़ेगी और अब अचानक से जो है मोदी सरकार ने जो है ये फैसला ले लिया और मोदी कैबिनेट ने जो है ऐसे समय पर फैसला लिया है जब पहलगाम में आतंकी घटना होती है, हाई लेवल मीटिंगें चल रही होती हैं और उस दौरान ये फैसला आता है जो कि चौंकाने वाला होता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन चौबे है। क्या कहना चाहेंगे जातिगत जनगणना को लेकर? इसकी टाइमिंग को लेकर सब लोग चौंके हुए हैं, हम लोग भी चौंके हुए हैं, जैसा कि आप लोग चौंके होंगे। इसका टाइमिंग कि आज देश पुलवामा का बदला, पहलगाम का बदला चाहता था, लेकिन उस बीच हो सकता है सरकार के पास और टाइम चाह रहा हो सरकार को हमला करने के लिए या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। हो सकता है उनको टाइमिंग की जरूरत हो कि अभी क्योंकि शोर शराबा उधर से पाकिस्तान भी मजबूती के साथ खड़ा है, हो सकता है कुछ दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद भारत उनके पर ज्यादा आक्रामक हमला करे। इस नाते टाइमिंग को लेके कि देश भर में जो बदले की आग लोगों के जहन में भड़क रही है वो किसी तरीके से बुझे। दूसरे तरफ लोगों का मुद्दा जाए, विपक्ष भी देख रहे हैं अब सब तरफ चर्चा जाति जनगणना की होने लगी, जो कि 2 दिन पहले ऐसा नहीं था। 30 तारीख को अचानक ये फैसला होता है, प्रधानमंत्री की जो सुपर कैबिनेट ने ये फैसला लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं माहौल किस तरीके से बदल गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जो है मास्टर कार्ड भाजपा ने यहाँ पर खेल दिया है, क्या लगता है?
मुझे ऐसा लगता है इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा। मुझे लगता है इसका फायदा साफ तौर पर कांग्रेस और तमाम सोशलिस्ट पार्टियों को होगा। जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में इसी वर्ष चुनाव है नवंबर में, तेजस्वी यादव को फायदा हो, क्योंकि उन लोगों का ये मुद्दा रहा है। आप जिस चीज की मांग करते रहे, अगर सामने वाला उसको पूरा कर दे रहा है तो जीत तो आपकी हुई ना। अगर आपने कोई मुद्दा उठाया कि नहीं यहाँ सड़क बनना चाहिए और सड़क बनवा दिया, लेकिन जनता तो आपको हीरो मानेगी ना, आवाज तो आपने उठाया। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के हाथ से मुद्दा ही छीन लिया, अब किस मुद्दे पर काम करेगी? अरे देश में तमाम बहुत से मुद्दे हैं, ऐसा तो नहीं कि एक मुद्दे से देश चलता है। देश में तमाम मुद्दे, दूसरा कोई मुद्दा आएगा, संविधान का मुद्दा। अभी राहुल गांधी ने क्या बोला कि इसकी टाइमिंग बताओ, कब पूरा करोगे। दूसरी बात, ये जनगणना होने के बाद आरक्षण की सीमा कब तोड़ोगे। ऐसे तमाम मुद्दे, देश में राजनीति एक मुद्दे पे नहीं होती, तमाम मुद्दे पे होती है, और इसके बाद कोई दूसरा मुद्दा आएगा। इसके सरकार ने अच्छी पहल की है, क्या कहना चाहिए? अच्छी पहल की है या बुरी पहल की है तो होगा, तब तो पता चलेगा। ठीक है अभी रवि, हुआ कहाँ है? अभी तो कहा गया रवि, मुझे करेंगे। लगता है कि देखना होगा इससे राजनीति में क्या कुछ असर होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिस बड़े मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को, मोदी सरकार को, चाहे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार उसको घेर रही थी, ये बड़ा मुद्दा उनके हाथ से जरूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ है रूपम जी भी जुड़ी हुई रांची से। रूपम, देखिए, अगर झारखंड की अगर बात करें, वहां पर किस तरह से अब इस फैसले के बाद वहां पर हलचल मची हुई है और लोगों की राय क्या कुछ सामने आ रही है इस फैसले के बाद, जिस तरह से कैबिनेट में फैसला हुआ है जातिगत आधारित जनगणना को लेकर? रूपम, शायद आपकी तरफ से म्यूट है, अगर आप अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। जी रूपम जी, हम आएंगे दोबारा आपके पास, आप जब तक उन चीजों को ठीक कर लीजिए टेक्निकल रूप से। अब हम रुक करेंगे रितीश मधुकर के पास, जो कि पटना संवाददाता हमारे जुड़े हुए। रितीश, अगर देखें, हर कोई यही कह रहा है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव है उसी के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया। क्या वाकई बिहार चुनाव को केंद्रित करके यह फैसला लिया गया और यही बातचीत बिहार में भी हो रही है? देखिए, केंद्र में से हरी झंडी मिली है और विपक्षों के द्वारा कल आतिशबाजी भी हुई थी आरजेडी पार्टी में, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पिछले बार भी जाति गणना होती थी लेकिन उसमें ओबीसी कैटेगरी को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। इस बार ओबीसी कैटेगरी को इसमें शामिल करके ये देखना तय हुआ है कि इसमें ओबीसी में कितने जनसंख्या में इनकी वृद्धि हुई है। हालांकि पहला बार जो जातिगत जनगणना हुआ था वो अंग्रेजों के समय हुआ था 1921 में। अगर बात कर ले बिहार में मुद्दे की चुनाव का, तो ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल सही होगा कि बिहार में चुनाव है और जाति जनगणना को लेकर के बिहार में विपक्ष जो है काफी खुशियां मना रहा है, क्योंकि इससे जो है जाति साधने में, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य में आपको कह दूं जहां पे कोई एक पार्टी, सिंगल पार्टी यहाँ पे सरकार नहीं बना सकती है, और इसमें मेन फैक्टर जो है जदयू की आती है। जदयू जिस ओर रुख करता है, चाहे वो एनडीए तक जाए चाहे महागठबंधन की तरफ जाए, पार्टी जो है जिधर भी रुख करती है सरकार उसकी बनना तय होती है। पिछले दफा अगर बात कर ले जदयू की सीटों की, तो कहीं ना कहीं लोजपा ने आके उसका सारा समीकरण बिगाड़ दिया था और सीटों में काफी गिरावट आई थी। इस बार बिहार में जातिगत जनगणना जो है, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आरजेडी भी काम करती है एमवाई समीकरण पे, जिसमें कह देते हैं कि मुस्लिम और यादव का समीकरण बना हुआ है, तो यादवों का एक समूह जो है वो आरजेडी को सपोर्ट करता है। वहीं अगर बात करें जदयू की, तो जदयू में जितने भी भूमिहार, राजपूत, नेता, ऐसे जो समाज के आते हैं वो लोग जाके ज्यादातर वोट करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है बिहार में हर जाति का सम्मेलन होने लगता है। अगर चुनाव से पहले की बात करें तो कोई भी सम्मेलन में किसी भी नेता को शिरकत करते हुए नहीं देखा गया है बिहार में। अब जैसे चुनाव नजदीक आया तो जातिगत समीकरण को बात को लेकर के एक तमाम मुद्दा उठ रहा है। विपक्ष इस पे काफी खुशियां मना रहा है, वही पक्ष को इसमें मुझे लग रहा है कि उसे कम, थोड़ा सा इससे कुछ ज्यादा लाभ एनडीए को नहीं होने वाला है जातिगत जनगणना को लेकर। जी बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही थी और बिहार में चुनाव, यही कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी सरकार ने। फिर से रुक करेंगे रांची का, हमारे साथ जुड़ी हुई रूपम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रूपम, किस तरह से वहां पर माहौल बना हुआ है इस जातिगत आधारित जनगणना को लेकर? जी बता दूं कि 1931 में जाति गणना की जो बैठक हुई थी तो उस समय ही आंकड़े आए थे, लेकिन उसके बाद जितने भी बैठक हुए हैं आज तक आंकड़े सामने नहीं आए। अभी बिहार में ही जब जाति जनगणना हुई थी तो बिहार के जातियों की आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन और सब जगह की बात बताऊं तो अभी तक नहीं आए। और जहां तक जाति की बात हुई तो यूपी और बिहार में जाति को लेकर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां पे जातिवाद काफी है। क्योंकि अगर वो
यादव है या फिर कुर्मी है तो उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और रही झारखंड की बात बताओ तो झारखंड एक आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या काफी अधिक है। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के जो पक्ष या विपक्ष की बात करूं तो यहाँ पे लोग सहमति जाहिर किए हैं, क्योंकि ये जातिगण अगर जाति की जनगणना या फिर जो उसके आंकड़े सामने आ जाते हैं तो एक स्तर से देखा जाएगा कि यहाँ पे मूलवासी या फिर ओबीसी के कितने हैं। उस स्थिति से फिर आगे की चर्चाएं की जाएगी कि इसके बाद अब क्या करना है। जी बिल्कुल, वाकई तो देखना होगा इसके बाद पार्टियों की तरफ से, खासकर अगर देखें सत्ता पक्ष की तरफ से। हालांकि अगर देखें बीजेपी झारखंड में विपक्ष में, तो वहां पर किस तरह से इसको लेकर माहौल बनाती है, वहीं सत्ता पक्ष कैसे बीजेपी सरकार मोदी सरकार के इस बड़े फैसले के बारे में अपनी बात रखती है और कैसे डिफेंड करते हुए जनता को जो अपनी उनकी वोट बैंक है उनको कैसे साथती है। फिर से रुक करेंगे रायपुर का, हमारे साथ लगातार बने हुए इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले आरक्षण को लेकर एक मामला था जो बहुत लंबे समय तक राज्यपाल के पास अटका हुआ था। इसको लेकर भूपेश बघेल सरकार लगातार बीजेपी पर वार कर रही थी, प्रत्यारोप भी कर रही थी, वार प्रत्यारोप, इसमें दोनों चीजें हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह से जातिगत आधारित यहां पर जनगणना की बात हो रही है, तो क्या आरक्षण को लेकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी यहां पर दावेदारी, तो अब अगर जातिगत आधारित जनगणना होगी तो फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी निकलेगी उसके हिसाब से लोग आरक्षण की भी मांग करेंगे। लेकिन हमने देखा है चाहे कोई भी राज्य हो, जब भी आरक्षण का मुद्दा आता था अक्सर वो कभी राज्यपाल के पास अटका रहता है तो कभी कोर्ट में जाकर अटक जाता है वो पूरा मामला। तरीके से पिछले अगर कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो ओबीसी आरक्षण जो 14% था उसको बढ़ाकर 28% किया गया। सर्वसम्मति से जो है विधानसभा में पास भी हुआ और पारित होने के बाद जो है वो राजभवन ले जाया गया और राजभवन में जाके वो अटक गया और अभी तक अटका हुआ है। इसको लेकर उस समय के जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे उन्होंने लगातार ये आवाज़ उठाई कि आखिर जब विधायकों ने इसके सर्वसम्मति से पारित किया उसके बाद राजभवन में इसे क्यों रोका गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि वो केंद्र सरकार के दबाव है जिसके कारण से ये आरक्षण जो है रोका गया है। लेकिन उसके बाद जो है इसी आरक्षण के विरोध में उस समय जो बीजेपी थी वो विपक्ष में थी और सड़क की लड़ाई लड़ने का काम की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को लेकर वो आरक्षण को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किए और जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसका विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस ही ये सवाल कर रहे हैं कि जब हमने ये आरक्षण के प्रक्रिया और ओबीसी के लिए 27% जो आरक्षण तय किया था तो उसको लेकर आखिर जब उसे रोका गया तो अब आरक्षण और जातिगत आरक्षण उसमें ओबीसी को शामिल करना आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है और जहां तक कांग्रेसी जो इस बात को कह रहे हैं इसको भी समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो चीज़ें रोकी गई। और दूसरी बात ये है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस जो राज्यपाल का वीटो पावर था वो भी हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कोई वीटो पावर नहीं होता है और वो किसी भी मुद्दे को राजभवन में नहीं रोक सकता है। तो ये सब बिल्कुल लेकिन देखना होगा जिस तरह से जातिगत आधारित जनगणना को लेकर हरी झंडी मिली है, अब उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण को लेकर मामला अटका हुआ था, क्या इस जातिगत आधारित जनगणना के बाद वो पास हो पाएगा या फिर उसमें कुछ फेरबदल होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुक करेंगे भोपाल का, रवि साहू लगातार बने हुए। रवि, देखा जिस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण का जो एक दायरा था उसको बढ़ा दिया गया था, पहले कोर्ट में लटका हुआ था लेकिन वहां से भी हरी झंडी मिल गई थी। तो क्या ये जनगणना होने के बाद जिसमें जातियों के आधार पर जनगणना होगी फिर से फेरबदल देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को जो है 27% आरक्षण देने की सहमति जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जताई है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है आकर कहा कि 27% आरक्षण के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश सरकार है और अब जब जातिगत जनगणना होगी तो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि जातिगत जनगणना में ये साफ हो जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है और किसकी कितनी भागीदारी है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से लेते हैं मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है? ये देरी से उठाया गया अच्छा कदम है लेकिन इस कदम को बहुत जल्दी ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे महिला आरक्षण का हुआ कि वे है ना जारी हो गया लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया। तो
तो हमारा ये सरकार से आग्रह है कि सरकार इस मामले में जो कदम बढ़ाया है वो सराहनीय है, लेकिन इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। इससे उन दबे कुचले लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें साथ ही एक क्लॉज जरूर आगे जो सरकार को योजनाओं में डालना चाहिए। जिन लोगों को निरंतर लाभ मिलता रहा है वो निरंतर लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है रवि, मुझे लगता है यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय भी, वो चाह रहे हैं कि बहुत जल्द इसे लागू किया जाए और जो निरंतर लाभ की बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ संशोधन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। फिर से रुक करेंगे अब रांची का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रूपम। देखिए जिस तरह से हमने देखा है, हालांकि झारखंड की बात कर लें तो कांग्रेस भी सरकार में साथ में है और लगातार कांग्रेस जाति आधारित जनगणना को लेकर मुद्दा बनाती रही। विधानसभा चुनाव से पहले भी, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये मुद्दा गरमाया रहा झारखंड में। लेकिन क्या अब इस मुद्दे के यहां पर जिस तरह से मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो क्या वाकई ये बड़ा मुद्दा अब झारखंड में खत्म हो गया है और जो क्रेडिट मिलेगा वो पूरी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को मिलने वाला है? जी, आपको बता दूं कि 30 अप्रैल 2025 यानी कि अक्षय तृतीया के दिन मोदी सरकार के द्वारा जाति गणना की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन जहां तक झारखंड सरकार की बात बताऊं तो झारखंड सरकार स्पेन से कल ही लौटे हैं, तो अभी भी इस तरह की कोई बैठकें हुई नहीं है झारखंड सरकार के द्वारा, इसलिए अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जाति जनगणना के आधार पर भी क्या बात हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने स्टॉप खेला है तो वो ठीक है, लेकिन झारखंड सरकार भी इसे समर्थन दे रही है, क्योंकि ये जो जनगणना जाति गणना की बात काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे इसका, तो इसका भी असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा और यहाँ के लोग इसे समर्थन भी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो, तो इनका समर्थन दे रहे हैं। और जाति जनगणना से यहाँ के लोग में उत्साह भी है, क्योंकि एक आधार भी हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी जाति के लोग हैं वो उन्हें पता भी चल जाएगा कि किस कास्ट के लोग इतने हैं। लेकिन जहां तक बिहार में जिस तरह से जाति को लेकर ज्यादा ही प्रभाव होता है, उस तरह के झारखंड में स्थिति नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, वहां से समर्थन आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन रितेश, अगर बात कर लें बिहार की, अगर बात कर लें, देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए हमही ने ये बड़ा मुद्दा उठाया है, इसलिए मोदी सरकार को डर के मारे झुकना पड़ा और हम जो लगातार मांग कर रहे थे जातिगत आधारित जनगणना की, उनको इसको मंजूरी देनी पड़ी। तो क्या बिहार चुनाव में कांग्रेस और अगर हम बात कर लें आरजेडी की, उसका क्रेडिट लेने की सहयोगी पार्टी जेडीयू को मिलने वाला है? देखिए, मैं अगर बात करूं 2020 के चुनाव की, तो उसमें क्या हुआ था कि नीतीश कुमार की जो पहले से सीटें थी 2015 में, उन्हें लगभग 81 सीटें आई थी। लेकिन मैं बात कर लूं अगर 2020 की, तो लोजपा में 2 गुट को बांट दिया गया था, जिसमें से 5 लोकसभा सीट थे पशुपतिनाथ पारस के, जो कि चिराग पासवान के चाचा माने जाते हैं, और वहीं चिराग पासवान 1 सीट से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों केंद्र में ही समर्थन दिए हुए थे। अब बीजेपी ने क्या किया कि लोजपा को जदयू के अगेंस्ट खड़ा करके जदयू की सीटें काटने की कोशिश की। अब इस बार जो उन्होंने जदयू, अब वो ये चाहते हैं कि बीजेपी की अकलौता सरकार यहाँ बने, मतलब इंडिपेंडेंट सरकार बने कहीं भी, क्योंकि आज भी यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार है। बीजेपी चाहती है उनका खुद का यहाँ स्टैंड। अब उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के, लेकिन विपक्ष तो है कि ये भी कटाक्ष कर रहा है कि पहलगांव जैसे घटना को अभी हुआ और यहाँ जाति जनगणना की बात हुई है। लेकिन कल भी आरजेडी पार्टी, मैंने पहले ही बताया कि आरजेडी पार्टी में खुशियां मनाई गई, आतशबाजी भी हुई है। कांग्रेस इसे जो है अपना कल है तो अपना बेनिफिट बता रही कि कांग्रेस का ये पहल किया गया था और कांग्रेस इस पे अपना दावा लगा रही है, मोहर लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए ये साझा कर रही है कि जो आने वाला जो इस बार बिहार में जो चुनाव है नवंबर दिसंबर में, तो इससे एनडीए को फायदा पहुंचेगा। हालांकि पिछले दफा जो ओबीसी की जो परसेंटेज थी वो 218 थी, इस बार जो है बढ़ोतरी कर ली है। लेकिन इसमें एक और खामियां थी कि पहले जो है जातिगत जनगणना में ओबीसी को शामिल नहीं किया जाता था, इस बार ओबीसी को शामिल देखना होगा जब शामिल किया जाएगा, जब जातिगत आधारित जनगणना जब शुरू होगी। और हालांकि उसके पहले जब चुनाव होंगे बिहार में, तो इसका असर कितना पड़ेगा, बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा। और जो लगातार कांग्रेस बीजेपी को, मोदी सरकार को घेर रही थी इस मुद्दे को लेकर, और ऐसा लग रहा था बिहार में मुद्दा बड़ा होगा, देखना होगा अब कौन से मुद्दों के साथ है कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी सरकार जेडीयू को यहां पर घेरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इम्तियाज, रूपम, रवि और रितेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहां पर बीजेपी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इसको विपक्षी पार्टी मुद्दा बना रही थी। हमने देखा लोकसभा चुनाव से पहले संविधान खतरे को लेकर जिस तरह से एक
यहां पर नैरेटिव बनाया गया था, उसका नुकसान हुआ। और अब उसके बाद ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि जातिगत आधारित जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टी बीजेपी मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक के जरिए इस मुद्दे को यहां पर खत्म कर दिया। लेकिन देखना होगा चुनाव में इससे किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।